नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल था आपका 7 फरवरी 2023 और कल जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। चारों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। चारों शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक ही साथ लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है जिनको अभी भी एग्जाम देना बाकी है, जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कल किसी कारणवश मैं फोर्थ शिफ्ट वाला वीडियो नहीं बना पाया था, इसीलिए आज जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक प्रश्न पूछा गया था, 2022 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का निधन हो गया था अक्टूबर 2022 में? तो ये है आपके मुलायम सिंह यादव। इसे नेताजी भी कहा जाता है। ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे और साइकिल छाप जो है इनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, ठीक है। और अखिलेश यादव जो है इनके सुपुत्र हैं, है ना, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा गोटी पुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, गोटी पुआ नृत्य पहले भी बता चुके हैं हम, ये उड़ीसा का है। गोटी पुआ हो गया, घुमरा हो गया। खाली घूमर कहता है तो आपका राजस्थान का नृत्य होता है। खाली घूमर रहेगा तो राजस्थान, लेकिन अगर घुमरा घूमराकार हो गया घुमरा, तो ये हो गया आपका उड़ीसा। आकार लगा नहीं कि ये भी घूम जाता है, घुमरा बन जाता है और ये हो जाती है उड़ीसी की। ओडिसी भी उड़ीसा का है। छऊ उड़ीसा का भी है, साथ ही साथ झारखंड का भी है छऊ। जगन्नाथ यात्रा ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा त्योहार ये भी उड़ीसा में होती है। भित्ति चित्र उड़ीसा की कला है। भीतरकनिका ये भी उड़ीसा में है। साथ ही साथ चिल्का झील ये भी आपका उड़ीसा में है। गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के संबंध में। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो आपका एक फैक्ट्री लगाया गया था राउरकेला, ये भी आपका उड़ीसा में है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है, ये भी आपका उड़ीसा में ही हुआ है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हुआ? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र पहले भी रिएक्शन के माध्यम से ही समझा दिए थे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जब जीवित चूना यानी जो क्विक लाइम होता है, जिसे जिंदा चूना कहते हैं, लोग तंबाकू में डाल के खाते हैं, वो जिंदा चूना है, ठीक है। तो ये जब जल से प्रतिक्रिया करता है, सॉरी वो बुझा हुआ चूना, वो जब देखिए CaO जब जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो CaOH का Hol2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं और इस प्रक्रिया में हीट यानी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण मैंने दिया था कि गांव घर में जब दीपावली के समय में पेंटिंग के लिए पहले जब छोटे बजट हुआ करता था, मिट्टी का घर हुआ करता था, तो हम लोखंड के बाल्टी में चूना डालते थे पानी में और पानी खौलने लगता था। यही प्रक्रिया होती थी कि जिंदा चूना पानी से प्रतिक्रिया कर बुझा हुआ चूना का निर्माण करता था और हीट की उत्पत्ति होती थी। जिंदा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिंदा चूना ये तो हो गया। इसके अलावा संगमरमर का जो सूत्र होता है इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3 कहा जाता है। ये मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। भारत में संगमरमर का जो सर्वाधिक अच्छा किस्म पाया जाता है, ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। इसके मकराना। इसके अलावा खाने का जो सोडा है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, रसगुल्ला गुलाब जामुन में पड़ती है। धोने वाला सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 इसे खाली सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये दोनों का सूत्र आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ CaOCl का Hol2S ब्लीचिंग पाउडर, जिसे विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा Na जो Cl है, इसको साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका भी ध्यान रखें, इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। मन वृंदावन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत अधिक प्रफुल्लित हो जाना, बहुत अधिक जो है खुश हो जाना। जिस प्रकार से अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपका मन वृंदावन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गोपिका वर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। ठीक है, इसके जो केरल से संबंधित और भी कुछ तथ्य है। देखिए, त्रिशूर पूरम त्योहार आपका केरल में होता है, विशु त्योहार आपका केरल में होता है, ओनम त्योहार आपका केरल में होता है, साइलेंट वैली परियोजना ये आपका केरल में है। साइलेंट वैली बेसिकली एक नेचुरल जगह है, और एक आपका सिलिकॉन वैली होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बंगलुरु में है, ये आपका टेक्निकल डिपार्ट है बंगलुरु में, सिलिकॉन है ना। ये और ये जो साइलेंट वैली है ये प्राकृतिक आवास है, ये पर कहाँ पर है? ये केरल में है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। कथकली नृत्य भी केरल से ही है। तो ये सब बात केरल के रिगार्ड में ध्यान रखना है आपको। बाद बाकी 2011 के जनगणना के अनुसार टॉप पे बैठा है लिटरेसी में, टॉप पे बैठा है सेक्स रेशियो में, टॉप पे बैठा है निम्न शिशु मृत्यु दर में, तो उसे टॉप ही होना बोलते हैं। जिस राज्य का शिशु मृत्यु दर जितना कम है वह उतना अच्छा माना जाता है हेल्थ के सेक्टर में। अगला प्रश्न, नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है, अम्ल एसिड। मैंने आपको पीएच के रिलेशन में समझाया था कि भाई पीएच की मान अगर 7 से कम है, यहाँ मान लीजिए 0 है, यहाँ 7 मान लीजिए, और यहाँ 14 मान लीजिए, तो 7 से जो कम है उसे एसिड कहते हैं, 7 से ज्यादा है अल्कलाइन यानी क्षारीय कहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए किसी चीज का पीएच मान 2 है तो ये क्या है? तीव्र अम्ल है। क्या है? तीव्र अम्ल है। किसी चीज का पीएच मान लो जो 6 है तो कमजोर अम्ल है, क्योंकि भाई ये भस्म के बहुत नजदीक है 7 के, तो कमजोर अम्ल है। बातों को अच्छे से परखते चलिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो 7 हो गया उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। शुद्ध जल आपका न्यूट्रल होता है। अगर आपको पूरा तरीके से शुद्ध जल पिया दिया जाए तो भी आप नहीं पचा पाओगे, और पूरी तरीके से अगर शुद्ध जल हो तो उसमें बिजली का भी प्रवाह नहीं होगा, लेकिन कोई भी पूरी तरीके से शुद्ध जल नहीं है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सहयोग किस क्षेत्र का है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सहयोग जो है आपका तृतीयक सेक्टर का है। तृतीयक सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बैंकिंग वगैरह जो है ये आपका तृतीय सेक्टर में आता है। प्राथमिक सेक्टर में कृषि, खनन, माइनिंग ये सब प्राथमिक सेक्टर में आ जाते हैं। द्वितीयक सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। और भारत जो है अभी विकासशील देश है, विकसित की तरफ अग्रसर है, तो यहाँ पर जो है मेन जो आता है स्रोत आय का भारत सरकार के पास, ये उद्योग से नहीं आता, क्योंकि यहाँ इतने बड़े पैमाने पे उद्योग नहीं है, ठीक है। जो विकसित कंट्रियां होते हैं वहां भी सेवा क्षेत्र ही ज्यादा देता है, कहीं कहीं उद्योग भी दे रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो है सेवा क्षेत्र सबसे अधिक जो है योगदान दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च किस क्षेत्र पे जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पहला तो है ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी की रकम में ज्यादा रकम जाती है भारत की, और दूसरे है कच्चे तेल पे खर्च, ठीक है। इन दोनों जो है आधा समेट लेता है राष्ट्रीय आय का जो इनकम है उसका। हीरो इंडिया लीग के प्रथम विजेता कौन थे? तो हैदराबाद एफसी फुटबॉल क्लब जो है हीरो इंडिया लीग के विजेता थे। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है, सुधा होता है। ये अमृत का जो है पर्यायवाची है, इसका उल्टा जो हो जाएगा गरल हो जाएगा, हलाहल हो जाएगा, विष हो जाएगा, जहर हो जाएगा, ये सब जो है आपका इसका उल्टा हो जाएगा। सुल्तान जौहर कप का संबंध किससे है? तो सुल्तान जौहर कप का संबंध हॉकी से है। भारत में हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1928 में जब भारत को ये आपका हॉकी में सबसे पहले स्वर्ण पदक ओलंपिक के अंदर मिला था, और अब तक ओलंपिक में जो है 8 स्वर्ण पदक सिर्फ हॉकी के अंदर आया है, और 2 स्वर्ण पदक में से एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा, तो 10 स्वर्ण पदक ओलंपिक में भारत अब तक प्राप्त कर पाए हैं। अगला प्रश्न, चेरौ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चेरौ है आपका मिजोरम से। चार चपार कूट त्योहार भी आपका मिजोरम से ही संबंधित है। इसे बम्बू नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा हर्षवर्धन को किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय के सेना ने रोका था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में कौन सा तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग। हेनसांग का संबंध किस विश्वविद्यालय से है?
तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया? तो कुमारगुप्त ने बनवाया। कौन ध्वस्त करवाया? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया। ठीक है। और ये आपका जो अमर्त्य सेन है, जो इकोनॉमिक्स में प्रथम जो है आपका नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये नालंदा विश्वविद्यालय से संलग्न पर्सन है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा दसराज युद्ध जो है ये रावी नदी पर हुआ है ना, रावी नदी पर। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि भाई दसराज युद्ध जो है ये रावी नहीं, ये पुरुषनी नदी पर हुआ है। तो मेरे भाई, पुरुषनी नदी को, रावी नदी को ही पहले पुरुषनी कहा जाता था। आस्किनी को चुनाव कहा जाता है। आस्किनी नदी जिसे पहले कहा जाता था, आजकल इसे चिनाव कहा जाता है। बिस्तता को झेलम कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज करें, ठीक है, अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे नदियां हैं जिसे आजकल कुछ और कहा जाता है, पहले कुछ और कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ ये आपका झेलम नदी के जो है किनारे हुआ था। और हाइडे स्पीच का जो झेलम है, झेलम का भी मैंने बताया, इससे बिस्तता का जो है नदी भी कहा जाता है, बिस्तता नदी, ठीक है। रास्कनी किसे कहते हैं? चेनाव को। पुरुषनी किसे कहते हैं? रावी को। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। और अंग्रेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जहां भी किसी फ्रेज में हिल्स शब्द लगा रहता है, HILLS, हिल्स, तो समझ जाइए इस मुहावरे का अर्थ तो ऐसा होने वाला है कि भागने से संबंधित है, ठीक है। ये रूट वर्ड पकड़ के रखा है। बिहू जो है किस माह में मनाई जाती है? या फिर पूछा गया था इस क्वेश्चन को, बाद में पता चला कि जो माघ में मनाई जाती है बिहू, उसे क्या कहा जाता है? तो जो पहला बिहू मनाया जाता है, जो अप्रैल या चैत वैशाख में मनाया जाता है, अभी जो माघ, पहले माघ फागुन चैत वैशाख, तो चैत वैशाख में तो दूसरा आएगा। जो माघ में मनाया जाता है यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं? दूसरे बिहू या कंगाली, इसे रंगोली बिहू कहेंगे, ठीक है। रंगोली बिहू या बोहाग बिहू जो है ये सबसे पहले मनाया जाता है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, कोटी बिहू या कंगाली बिहू, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि बिहू जो है 3 प्रकार के होते हैं, तीनों अलग अलग महीने में मनाया जाता है। और एक माघ जो जनवरी जो आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, उसे रंगोली बिहू कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में किसे चुना गया? तो त्रिपुरा से जो आपका चुना गया ये है आपका विप्लव देव सिंह। ये पहले जो है त्रिपुरा के आपका सीएम भी थे, लेकिन वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम जो है ये आपका मानिक शाह है, ठीक है। और त्रिपुरा के जो अभी राज्यपाल हैं सत्यदेव आर्य हैं, ठीक है। उज्जवल और विद्यालय का आपसे सही बर्तनी पूछ लिया था। ये बिहू वाला जरा एक बार देख लेना, है ना। ये बिहू वाला हो सकता है कि उल्टा हो गया हो, है ना। ये क्वेश्चन ही कुछ उल्टा था कि क्या पूछा था, लेकिन ये बिहू 3 प्रकार के होते हैं। एक तो माघ में मनाए जाते हैं, एक आपका जो है अप्रैल चैत या बैसाख में मनाया जाता है, और एक अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था? अगर किसी के पास ओरिजिनल क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर कमेंट करें, बिहू वाला, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका है ये सेकेंड शिफ्ट में कुछ है यहाँ पे। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? आपसे पूछा गया था। तो कनिष्क है कुषाण वंश से। कनिष्क के समय में 4th बौद्ध संगति हुआ था आपका कहाँ पर? कश्मीर के अंदर, जो कुंडलवन नामक जगह पे हुआ था। कनिष्क भारत में सिल्क मार्ग के खोज करने के लिए जाना जाता है, ये भी एग्जाम में छप चुका है। इसके बाद 4th बौद्ध संगति हो गए। उसी प्रकार से एक और राजा का पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ भी बच्चे गलती करेंगे। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का अगर आपसे वंश पूछा जाता है तो ये संगम काल का तो है, लेकिन उस काल में तुलुब वंश का है, तुलुब वंश का है ये कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के जो 8 गो महामंत्री हुआ करता था, या कवि कहिए, उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। और शिवाजी के जो 8 होता थे महामंत्री, उसे अष्ट प्रधान कहा जाता है, ठीक है। अकबर के जो 9 गो होते थे उसे नवरत्न कहा जाता है। और इसके बाद विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 कवि रहते थे, उसे भी नवरत्न कहा जाता है। तो ठीक है, मुगल काल में अकबर के दरबारी को नवरत्न और विक्रमादित्य के दरबारी को भी नवरत्न कहा जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय आमुक्त मल्याद नामक किताब लिखा है, यह एसएससी बहुत पूछता है। इसके अलावा टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना माना गया है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र माना जाता है।
इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है और ये तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे होती है। इसके कुछ प्रमुख कलाकारों में यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल इत्यादि जो है प्रमुख है। इसके अलावा सितारा देवी आपका जो है कथक से संबंधित है। जो भी महाराज शब्द लगे रहते हैं जनरली अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, याद नहीं है तो कथक होगा, है ना। याद नहीं है और आप तुक्का ही मार रहे हैं तो कथक को लगाएं। इसके बाद सिंह लगा रहता है, याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो बाय डिफॉल्ट में मणिपुर का होगा, जैसे आतम सिंह, नील कुमार सिंह, उत्पल सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, ये सभी जो है मणिपुरी से है। साथ ही साथ झावेरी बहने। और इसके अलावा जो रेड्डी शब्द लगा रहता है, रेड्डी फैमिली ज्यादातर जो है आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा केरल के त्रिकारा उपचुनाव 2022 में कौन जीता, तो ये आपका उमा थॉमस जीता था केरल के अंदर। कर्नाटक के बेंगलुरु में किसका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिए प्रतिमा जो है, जो भी लेटेस्ट स्टेच्यू है, चाहे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज हो, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी हो, स्टेच्यू ऑफ क्या बोलते हैं इक्वालिटी हो, जो भी नया नया स्टेच्यू आपका बना है, मैं सभी स्टेच्यू पे आज से 3 महीना पहले 2 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जो आपका 14 या 15 मिनट की वीडियो है। अगर 15 मिनट आप दे देते हैं और 1 नंबर अगर आपके एग्जाम में बढ़ जा रही है तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा फायदे का सौदा और कुछ नहीं है। तो आप जरूर देख लें, एक लुक मार लें कभी खाली टाइम में, है ना। आपको पेज पे मिल जाएगा। बेशक उसका व्यू जो है हमको लग रहा है 50-60 व्यू ही है, लेकिन काम की है तो मैं बता दिया, तो देख सकते हैं आप अगर आपका मन है तो। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रतिमा का जो अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है, ये आप स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का भी मैंने जिक्र किया। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज ये आपका जो है स्थित है कहाँ पर, ये आपका महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है और ये भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा होगी। इसके अलावा जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका गुजरात के केवड़िया में है। केवड़िया का नाम बदलकर जो है एकता नगर कर दिया गया है, तो आजकल एकता नगर कहना पड़ेगा। और एकता नगर से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कह चुके हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और जो दुनिया का भी सबसे जो है ऊंचा प्रतिमा 182 मीटर, तो इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है इसके मूर्तिकार का नाम भी आपसे पूछा जाता है, बिकॉज ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बीच से कौन सी नदी बहती है ये भी पूछा जाता है। तो राम सुतार जो है, राम सुतार ये आपका इसके मूर्तिकार थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। स्टेच्यू ऑफ आपका अभी इक्वालिटी की बात कर लिया, तो ये रामानुजाचार्य जी के जो है बैठे हुए मुद्रा में प्रतिमा है जो आपका हैदराबाद में है, ठीक है। गणितज्ञ रामानुजा नहीं, रामानुजाचार्य जो दार्शनिक संत हुए वो, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपका जगदीप धनखड़ साहब है। जगदीप धनखड़ साहब जो है ये आपका इससे पहले पश्चिम बंगाल के जो है गवर्नर हुआ करते थे। जो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं जनरली जो है पहले गवर्नर के पोस्ट संभाल के जो है पहले आइडिया लेते हैं, तब आते हैं केंद्र में। और मैं बता दूं जगदीप धनखड़ साहब जो है इनके जो है वाइस प्रेसिडेंट का क्रम है ये आपका 14वां है। 13वें थे आपका वेंकैया नायडू साहब, 12वें थे आपका हामिद अंसारी साहब, 2 कार्यकाल पूरे किए थे, ठीक है। 2 कार्यकाल पूरा करने वाले जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के अंदर, एक तो आपका सबसे पहले एस राधा कृष्णन साहब जो महामहिम, इनके नाम पे ही आपका जो है ये मनाया जाता है टीचर्स डे, है ना, 5 सितंबर को, और ये देश के राष्ट्रपति भी बने। इसके बाद जो है 2 कार्यकाल पूरा करने वाले हामिद अंसारी साहब भी हैं, तो दोनों को ध्यान रखें। 2 उपराष्ट्रपति 2 जो है कार्यकाल पूरा किए हैं। और अभी क्रम चल रहा है आपका 14वां, प्रेसिडेंट का क्रम चल रहा है आपका 15वां। द्रौपदी मुर्मू साहिमा जो है ये 15वें राष्ट्रपति हैं देश के। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनसे संबंधित आर्टिकल है आपका 63 आर्टिकल में कहा गया है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 आर्टिकल के थ्रू जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है प्रेसिडेंट होता है, यानी अध्यक्ष होता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखने, पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 301 का संबंध किससे है, सब देख लीजिए। जितना जहां जहां PDF लगा है बोलना छोड़ दिया हूं दोस्तों, आप खुद ही रियलाइज करते हैं, क्योंकि क्या आप फोकट में बोलना।
है ना। आप खुद ही जानते हैं कि भाई हाँ हमारे काम का है, तो आप लाइक कर ही सकते हैं, अब तो बोलेंगे भी नहीं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 300 के ए में 300 के ए बनाया गया था आपका। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? 1978 ईस्वी। और वो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। तब से लेके आज तक कितने संपत्ति के अधिकार है? मात्र 6। सॉरी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखते हैं? 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है। ठीक है। इसके अलावा जले पर नमक छिड़कना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? देखिए, जले पर नमक छिड़कना का मुहावरा का अर्थ होता है एक तो पहले से ही दुख में और भी दुख बढ़ा देना, इसे बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना, है ना। जले पे नमक छिड़कना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका बहुत करीबी प्रिय प्रियतमा जो है छोड़ के चला गया है, और कोई आदमी आए बोले अरे यार कल तो तुमको उसके साथ देखा था मैं, तो आपको जो है जले पे नमक छिड़कना जैसे लगता है ना। तो ये हो गया आपका जले पे नमक छिड़कना। इसके अलावा फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? और एक होता है आग में घी डालना, मामला को और बद से बदतर बना देना, ऐड फायर इनटू द इंजरी। इसका इस प्रकार का एक आपका फ्रेज भी है, ऐड फ्लेम इनटू द फायर है ना। और ये जले पे नमक छिड़कना के लिए इंजरी वाला है, तो अंग्रेजी में भी सेम ही वर्ड यूज किए गए हैं इसके लिए। फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? 110 मीटर होती है। फीफा में गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है 2.44 मीटर होता है। फीफा कतर में हुआ था 2022 वाला, विजेता आपका अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस रहा था। 2018 वाला मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्रोएशिया जो है हाल में चर्चा का विषय है। 2018 में जो है फ्रांस जीता था और क्रोएशिया जो है ये आपका उपविजेता रहा था। यही क्रोएशिया जो है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला ये 20वां कंट्री बना है। यूरो आप जानते हैं यूरोपीय संघ के जो कुछ देश हैं उनके द्वारा अपनाया गया आधिकारिक मुद्रा है ना। तो ये आपका क्रोएशिया है लेटेस्ट वाला जिन्होंने यूरो को अपनाया है। आगामी फीफा 2026 में मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका में होगा। फीफा जो लेडीज वाला 2023 में होगा ये आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अंडर 20 फीफा जो है ये आपका इंडोनेशिया में होगा। सभी बातों को ध्यान रखते चलेंगे। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? सागर हो सकता है। टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है भाई? 274 सेंटीमीटर जो है टेबल टेनिस की लंबाई होती है, और 152 सेंटीमीटर जो है टेबल टेनिस की चौड़ाई होती है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल में आपका खिलाड़ियों की संख्या भी पूछी जाती है तो 9 होती है ना। उसके बाद जापान का राष्ट्रीय खेल आपका जूडो है। जापान जैसे जूडो कराटे। ठीक है। इसके अलावा 2022 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है ये आपको शरद कमल को दिया गया है जो टेबल टेनिस ही खेलते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर इन्होंने 3 गोल्ड दिलाया भारत को, इसीलिए इन्हें जो है शरद कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बादल का पर्यायवाची पूछा था, जलद मेघ और इसके बाद जलधर। जलज कर देंगे तो ये कमल का हो जाएगा, क्योंकि जो भी जल का आता है, जो भी पानी का होता है, उसके अंदर अगर ज लगा दे तो कमल का सूत्र बन जाता है, यानी नाम बन जाता है भाई। इसके अलावा बीसू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये आपका केरल में मनाया जाता है। केरल में मकरविलक्कू, मार्मोक्कली, ओनम, कथकली, त्रिशूरपुरम, ये सभी केरल के जो है प्रमुख त्योहार है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजय है और राज्यपाल आपका मोहम्मद आरिफ है। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया था, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये आपका कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है? जो है गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के राज्यपाल है। उत्तराखंड के राज्यपाल है आपका गुरमीत सिंह। अभी टाइम है ना, चलते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या क्या है तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। फुलदेव त्योहार आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों का घाटी आपका उत्तराखंड में है। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जो देव प्रयाग में होती है, यहाँ से गंगा का फॉर्मेशन होता है, ये भी उत्तराखंड के अंदर होता है। उत्तराखंड की सेकेंडरी राजधानी गैरसेन है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न जो है ये पूछा गया था कि लड़कियों की उम्र शादी के लिए जो है 18 से 21 वर्ष कब किया गया? तो ये आपका 15 अगस्त 2022 मोदी जी के भाषण के द्वारा संबोधित किए गए थे और तुरंत अमल में आया था। तो 18 से 21 वर्ष जो है ये लड़कियों की शादी की उम्र कर दिया है। और भारत के हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है ये आपका कहाँ से चालू हुआ था? तो ये भी आपका
हरियाणा से ही हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। हरियाणा में सबसे कम वन भी है, सबसे कम लिंगानुपात भी है। इसके अलावा जो आपका मतदान का उम्र पहले 21 था, इसे घटाकर 18 जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो ये आपका चांदी है। चांदी प्रकृति में विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सोना प्रकृति में सबसे नमनीय धातु होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नमनीय मतलब होता है तन्यता। तन्यता गुण जो है धातु का होता है और भंगुरता गुण जो है ये आपका अधातु का होता है। तो सबसे अधिक तन्यता जो है सोना होता है। 1 ग्राम सोना खरीदो और चैन बना डालो, है ना। और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कहने से मतलब है हमारा कि हमेशा शुद्ध रूप में ही पाया जाता है, ये ओर के रूप में नहीं पाया जाता है। अधिकांश धातु जो है आपका ओर के रूप में यानी अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसे शुद्ध फिल्टर किया जाता है तब धातु की प्राप्ति होती है। लेकिन सोना जो है यह हमेशा शुद्ध ही पाई जाती है। इसके अलावा तांबा जो है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। एजी यानी अर्जेंटम, इसे बोलते हैं चांदी। चांदी का जो अपरूप मतलब अलग फॉर्म है जो आपका फोटोग्राफी में यूज होता है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सोडियम थायोसल्फेट इत्यादि। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखें, 1 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की जिस अधिवेशन में हुआ था, अध्यक्षता कौन कर रहा था? यहाँ भी ध्यान दीजिए जरा, मैं जिसे घेर रहा हूँ क्योंकि आपको वहां देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया था भाई ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और ये लाहौर अधिवेशन कब होती है? 1929 होती है। जवाहरलाल नेहरू से और क्या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है? गिम्पलेस ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये भी आपका जो है जवाहरलाल नेहरू है। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछेगा ना कि भारत की दूसरी बार खोज, रीडिस्कवरी, तो ये आपका मेघनाथ देसाई हो जाता है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन और पूछेगा आपका कि संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया? तो ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू ही पास किए थे। 9 दिसंबर 11 और 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 9 को प्रथम बैठक होती है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। 11 को दूसरी बैठक, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पास किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में और राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। राष्ट्रीय गान है भैया जनगण मन और राष्ट्रीय गीत है भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक हैं आप जो दोस्तों आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ से लिया गया है। और जनगण मन का जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहब लिखे हैं, ठीक है। जनगण मन भारत विधाता शीर्षक में छपा था और जो वंदे मातरम है ये आपका आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। सभी बातों को ध्यान रखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, बात एवं अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में इसे प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, 17 छुआछूत का अंत, 16 लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता, 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, 25 एवं 28, 25 से लेकर 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 है अल्पसंख्यक हित, 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा का स्पीकर बना है? तो ये महाराष्ट्र का है और ये सबसे कम उम्र के विधानसभा के जो अध्यक्ष है जो अभी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। एक प्रश्न पूछा कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भागीरथी, अलकनंदा हो सकती है। भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ ठंडी गर्मी बरसात होती है। साथ ही साथ अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, लगभग 70%। इसके अलावा वर्षा का अधिकांश स्रोत जो है ये आपका अरब सागर से आता है लगभग 65%। और जो 35% बच जाता है वो आपका बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है भारत के अंदर। इसके अलावा जो सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में, ये भी भारत में ही स्थान है। इसका नाम है मानिसराम। मानिसराम कहाँ है? मेघालय के अंदर स्थित है, ठीक है। ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। वर्षा को रेन गेज से मापते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश उपचुनाव 2022 के आत्माकूर विधानसभा से किस पार्टी ने जीता था? तो आप देखिए उपचुनाव सब दिन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आत्माकूर विधानसभा से विक्रम रेड्डी जो है ये आपका YSRCP जो अभी आंध्र प्रदेश में इसी की सरकार है, सत्तारूढ़ है ना। तो इसी का जो है आदमी जीता था। और इससे किसे आ रहा था? भरत कुमार को, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। अगला प्रश्न,
केरल के विधानसभा चुनाव 2022 में ये भी पूछा गया था किसी और शिफ्ट में। त्रिशूर से न्यू जीतने वाले पार्टी कौन थे, तो कांग्रेस से जो अभी आपने देखा कि थॉमस जीता था, तो एक बार पूछा कि भाई कौन जीता, और एक शिफ्ट में पूछा कि ये जीते जो कौन पार्टी से थे, तो ये कांग्रेस पार्टी से थे। केरल के बारे में सब कुछ बता ही दिया जो यहाँ पे छपा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, कोई बच्चा बोल रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का ईस्वी पूछा गया था, तो 5वीं पूछा जाए चाहे 12वीं, पंचवर्षीय योजना का पूरा वीडियो दे दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है अवधि 74 से 78 था। उदल पुदल बना पंचवर्षीय योजना रहा। पहले 1 साल कम किया गया जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, फिर कांग्रेस के हाथ में सरकार आती है और फिर 1 साल बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी टाइम जो है मैनेज हो जाती है। इस पंचवर्षीय योजना में 2 प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बनने वाले प्रथम यही है, मोरारजी देसाई साहब, क्योंकि जनता पार्टी से बने थे। इसके अलावा मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो भी है, ठीक है। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना में आपको जो है गरीबी उन्मूलन और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। और अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया होगा तो आपका ईस्वी हो जाएगा लास्ट वाला 2012 से 2017 जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। दोस्तों सर्दी अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है, माफ कीजिएगा। ये जो है आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना था, लेकिन इसे बीच में ही ब्रेक करके 2015 में योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का गठन कर लिया गया। तब से लेकर आज तक भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अमल में आया, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है ना। इसके अलावा नीति आयोग का जो अभी सीईओ है परमेश्वरम है और उपाध्यक्ष जो है अभी सुमन कुमार बेरी है। सेकेंड लास्ट वाला अगर पूछे कि इससे पहले कौन था, तो सुमन कुमार बेरी से पहले राजीव कुमार थे और सीईओ जो है अमिताभ कांत थे। अगर पहला पूछ दे तो पहला जो अरविंद पनघड़िया साहब उपाध्यक्ष थे और पहला सीईओ सुंदर श्री खुल्लर थे और अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कंबाइंड शिफ्ट के सभी होल वीडियो का मतलब होल प्रश्नों का एक ही वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।